जॉर्ज सोरोस। नाम सुनते ही फाइनेंशियल उथल पुथल और मार्केट में महारत की बातें होने लगती हैं। ये वो आदमी हैं जो एक फैसले से अरबों रुपए घुमा सकते हैं, वो सट्टेबाज जो देशों को घुटनों पर ला सकते हैं। सोरोस बहुत पावरफुल हैं और साथ ही बहुत विवादित भी। उनके समर्थक उन्हें एक दूरदर्शी समाज सेवी, लोकतंत्र का योद्धा मानते हैं। उनके आलोचक उन्हें एक निर्दयी जोड़ तोड़ करने वाला, आर्थिक अराजकता से फायदा उठाने वाला शिकारी कहते हैं। चाहे आप उन्हें पसंद करें या नापसंद, एक बात पक्की है, जॉर्ज सोरोस एक ऐसी ताकत है जिनसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। सोरोस की कहानी बड़े बड़े फाइनेंस, साहसिक दांव और मुनाफे के अथक प्रयासों की कहानी है। वो साधारण शुरुआत से उठकर इतिहास के सबसे सफल निवेशकों में से एक बने, लेकिन उनकी कहानी गहरे दार्शनिक विचारों, खुले समाजों की शक्ति में विश्वास और यथास्थिति को चुनौती देने की प्रतिबद्धता की भी कहानी है। सोरोस ने अपनी अपार संपत्ति का उपयोग उन कामों के लिए किया है जिनमें वो विश्वास करते हैं, लोकतंत्र को बढ़ावा देने से लेकर गरीबी से लड़ने तक। यह निबंध जॉर्ज सोरोस के जीवन और विरासत पर प्रकाश डालेगा, उनकी उल्लेखनीय सफलताओं की खोज करेगा और उनके करियर में आने वाले विवादों की जांच करेगा। हम उनके सबसे साहसी वित्तीय कदमों का विश्लेषण करेंगे, 1992 में ब्रिटिश पाउंड के क्रैश से लेकर 1997 के एशियाई वित्तीय संकट तक, और हम उनके परोपकारी प्रयासों की जांच करेंगे, उनकी असाधारण उदारता के पीछे की प्रेरणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। जॉर्ज सोरोस का शुरुआती जीवन दूसरे विश्व युद्ध की उथल पुथल भरी घटनाओं से प्रभावित रहा। 1930 में बुडापेस्ट, हंगरी में जन्मे सोरोस उस समय बस एक बच्चे थे जब नाजियों ने उनके देश पर कब्जा कर लिया था। उत्पीड़न से बचने के लिए उनके यहूदी परिवार को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा, झूठी पहचान के साथ रहना पड़ा। इन शुरुआती अनुभवों ने सोरोस पर एक अमिट छाप छोड़ी, उनमें स्वतंत्रता के लिए गहरी प्रशंसा और लोकतंत्र की नाजुकता की गहरी समझ पैदा की। सोरोस परिवार युद्ध से बच गया, लेकिन उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। 1947 में जब सोरोस 17 साल के थे, वे कम्युनिस्ट नियंत्रित हंगरी से भाग गए और इंग्लैंड चले गए। सोरोस लंदन पहुंचे, उनके पास बस कपड़े और सफल होने का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने विज्ञान के प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल पॉपर के मार्गदर्शन में दर्शन और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। खुले समाजों, आलोचनात्मक सोच और हठधर्मिता को चुनौती देने के महत्व के बारे में पॉपर के विचारों का सोरोस पर गहरा प्रभाव पड़ा। पॉपर ने तर्क दिया कि समाज सबसे सफल तब होते हैं जब वे खुली बहस को अपनाते हैं, असहमति को सहन करते हैं और सूचना के मुक्त प्रवाह की अनुमति देते हैं। ये विचार सोरोस के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुए, जिन्होंने खुद अधिनायकवादी शासन के खतरों को देखा था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोरोस का समय परिवर्तनकारी था। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 1951 में दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल की। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण विकसित किया जिसने उनके भविष्य के प्रयासों को आकार दिया। सोरोस विश्वविद्यालय से एक गहरी बौद्धिक जिज्ञासा, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और दुनिया को बदलने के लिए विचारों की शक्ति में विश्वास के साथ निकले। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट होने के बाद सोरोस ने लंदन के एक मर्चेंट बैंक में नौकरी कर ली। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आर्बिट्रेज डिपार्टमेंट में की, जहां वे अलग अलग एक्सचेंजों पर ट्रेड होने वाली सिक्योरिटीज में छोटे मोटे प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाते थे। सोरोस ने जल्द ही खुद को एक चतुर निवेशक साबित कर दिया, जिसमें मार्केट की खामियों को पहचानने और उनका फायदा उठाने की अद्भुत क्षमता थी। लेकिन सोरोस की महत्वाकांक्षाएं पारंपरिक फाइनेंस की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई थीं। वे अर्थशास्त्र, राजनीति और सामाजिक मनोविज्ञान के बीच परस्पर क्रिया से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इतिहास, दर्शन और वित्तीय बाजारों पर किताबें पढ़ी, ऐसे पैटर्न और अंतर्दृष्टि की तलाश में जो उन्हें बढ़त दिला सके। इसी दौरान सोरोस ने रिफ्लेक्सिविटी के अपने सिद्धांत को विकसित किया। यह सिद्धांत, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह वित्तीय बाजारों और सामाजिक प्रणालियों दोनों पर लागू होता है, यह मानता है कि धारणा और वास्तविकता के बीच दो तरफा फीडबैक लूप होता है। दूसरे शब्दों में, दुनिया के बारे में हमारे विश्वास दुनिया के वास्तविक काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं और इसके विपरीत भी। सोरोस का मानना था कि रिफ्लेक्सिविटी वित्तीय बाजारों में तेजी और मंदी की अवधि का कारण बन सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि एक विशेष एसेट क्लास जैसे स्टॉक या मुद्राओं के बारे में निवेशकों की धारणाएं आत्म सुदृढ़ हो सकती हैं, जिससे कीमतें उनके वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक बढ़ जाती हैं। आखिरकार ये बुलबुले फटेंगे क्योंकि निवेशकों की धारणाएं बदल जाएंगी और कीमतें दुर्घटनाग्रस्त होकर वापस धरती पर आ जाएंगी। 1992 में जॉर्ज सोरोस ने शायद अपना सबसे दुस्साहसी वित्तीय कदम उठाया, जिसने एक वित्तीय दिग्गज के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया और उन्हें द मैन हू ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड का खिताब दिलाया। सोरोस यूरोपीय विनिमय दर तंत्र को करीब से देख रहे थे।
जो यूरोपीय मुद्राओं के बीच विनिमय दरों को स्थिर करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रणाली थी। सोरोस का मानना था कि ERM के भीतर ब्रिटिश पाउंड का मूल्यांकन अधिक था और ब्रिटिश सरकार जर्मन मार्क के मुकाबले पाउंड की निश्चित विनिमय दर को बनाए रखने में असमर्थ होगी। उन्होंने चुपचाप पाउंड के खिलाफ एक बड़ी शॉर्ट पोजीशन जमा करना शुरू कर दिया, अरबों पाउंड उधार लिए और उन्हें खुले बाजार में बेच दिया, यह शर्त लगाते हुए कि पाउंड का मूल्य गिर जाएगा। सोरोस का विश्लेषण सही साबित हुआ। 16 सितंबर 1992 को ब्लैक वेडनेसडे ब्रिटिश सरकार को अपने मूल्य को बनाए रखने में विफल रहने के बाद ERM से पाउंड को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाउंड के मूल्य में गिरावट आई और सोरोस ने अनुमानित $1 बिलियन का लाभ कमाया। बैंक ऑफ इंग्लैंड लड़खड़ा गया और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच गई। सोरोस का दांव शानदार ढंग से सफल रहा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन पर एक निर्दयी सट्टेबाज होने का आरोप लगाया गया, एक ऐसा शिकारी जिसने दूसरों के दुर्भाग्य से लाभ उठाया। हालांकि सोरोस बिना माफी मांगे रहे, ये तर्क देते हुए कि वह केवल नियमों के अनुसार बाजार में खेल रहे थे। ब्लैक वेडनेसडे के 5 साल बाद जॉर्ज सोरोस ने खुद को एक और वित्तीय आग में पाया, इस बार दक्षिण पूर्व एशिया में। 1997 का एशियाई वित्तीय संकट थाईलैंड में शुरू हुआ, जहां रियल एस्टेट और शेयरों में सट्टा बुलबुले ने अत्यधिक जोखिम लेने का माहौल बनाया था। सोरोस ने अन्य हेज फंड मैनेजरों के साथ थाई बाहट को छोटा करना शुरू कर दिया, यह शर्त लगाते हुए कि थाई सरकार अपनी मुद्रा के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले खूंटी का बचाव करने में असमर्थ होगी। जैसे ही बाहट कमजोर होने लगा, पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई, क्योंकि निवेशकों ने अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई मुद्राओं की स्थिरता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। संकट ने थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया को जल्दी से अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि मुद्राओं का मूल्य गिर गया। शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गए और व्यवसाय ध्वस्त हो गए। लाखों लोग गरीबी में चले गए और इस क्षेत्र ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अपनी सबसे खराब आर्थिक मंदी का अनुभव किया। संकट में सोरोस की भूमिका तीव्र बहस का विषय बनी हुई है। उनके आलोचक उन पर बाहट के खिलाफ अटकलें लगाकर संकट को भड़काने का आरोप लगाते हैं, जबकि उनके समर्थकों का तर्क है कि वह केवल कई निवेशकों में से एक थे जिन्होंने थाई अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित कमजोरियों को पहचाना। इस मुद्दे पर कोई भी कहीं भी खड़ा हो, एशियाई वित्तीय संकट ने एक वित्तीय मास्टरमाइंड के रूप में सोरोस की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। एक ऐसा व्यक्ति जो बाजारों को स्थानांतरित कर सकता है और एकल व्यापार के साथ वैश्विक घटनाओं को आकार दे सकता है। इसने उनके सामने आने वाली जांच और आलोचना को भी तेज कर दिया, क्योंकि उनके आलोचकों ने उनकी निवेश रणनीतियों की नैतिकता और आम लोगों के जीवन पर उनके कार्यों के प्रभाव पर सवाल उठाया। जॉर्ज सोरोस एक ऐसा नाम है जिस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। उनके फाइनेंशियल मैन्यूवर्स और समाज सेवा के कामों ने उन्हें आलोचना और कंस्पिरेसी थ्योरीज का निशाना बनाया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, उनके प्रभाव और उनके साहसिक कामों को देखते हुए। कुछ लोग उन्हें फाइनेंशियल जीनियस और प्रोग्रेसिव कॉजेस का चैंपियन मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें मैनिपुलेटिव और बहुत ज्यादा पावर रखने वाला व्यक्ति समझते हैं। चाहे आपका नजरिया कुछ भी हो, सोरोस की विवादास्पद विरासत को नकारा नहीं जा सकता। 1979 में जॉर्ज सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की। उनका विजन था दुनिया भर में लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। इन सालों में इस फाउंडेशन ने अनगिनत इनिशिएटिव्स को फंड किया है, शिक्षा और जन स्वास्थ्य से लेकर न्याय और मीडिया की स्वतंत्रता तक। सोरोस का एक ऐसे ओपन सोसाइटी के प्रति कमिटमेंट जहां सरकार जवाबदेह हो और अधिकार सुरक्षित हो, उनके फिलैंथ्रोपिक मिशन को रेखांकित करता है। यह फाउंडेशन 100 से ज्यादा देशों में काम करता है और लाखों लोगों के जीवन पर अहम प्रभाव डालता है। जॉर्ज सोरोस का प्रभाव फाइनेंशियल वर्ल्ड से कहीं आगे तक फैला है। उनके बेबाक विचार और राजनीतिक कॉजेस के लिए बड़े डोनेशंस ने उन्हें एक विवादित शख्सियत बना दिया है। समर्थक प्रोग्रेसिव वैल्यूज और सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा करते हैं, जबकि आलोचक उन पर राजनीतिक नतीजों को मैनिपुलेट करने के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं। इसी द्वंद्व ने तीव्र बहस को हवा दी है और सोरोस को मीडिया स्क्रूटिनी का बार बार विषय बनाया है, चाहे आप उन्हें पसंद करें या नापसंद। सोरोस वैश्विक मामलों में एक शक्तिशाली और विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं। जब हम जॉर्ज सोरोस के जीवन और करियर पर नजर डालते हैं तो एक बात साफ है, उनका प्रभाव स्थायी है। फाइनेंशियल मार्केट्स को रीशेप करने से लेकर मानवाधिकार और लोकतंत्र की वकालत करने तक सोरोस ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी विरासत फाइनेंशियल एक्यूमेन, फिलैंथ्रोपिक एम्बिशन और विवादों का एक जटिल मिश्रण है। इतिहास उन्हें हीरो माने या विलेन, जॉर्ज सोरोस के समाज